वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक उदारवादी, मार्क्सवादी एवं गांधीवादी। कुछ हम इसके दृष्टिकोण देखते हैं, फिर उसके बाद इन तीनों टॉपिक को देखेंगे। तो पढ़ते हैं। भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अर्थ है, अब दृष्टिकोण का क्या अर्थ है आपका? दृष्टिकोण का अर्थ है किसी स्थिति या समस्या से निपटना। इसका अर्थ है कि एक स्थिति को एक परिप्रेक्ष्य से समझना। दृष्टिकोण किसी एक विषय का विश्लेषण करने का तरीका है कि कोई भी आपके पास विषय है, अब उसको विश्लेषण कैसे करते हो। जैसे आपके पास कोई विषय आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको विश्लेषण करके कैसे उसको सही तरीके से सुलझाते हो आप। तो ये क्या है आपका दृष्टिकोण। भारतीय राजनीति को समझने और उसका अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। चीजें वैसी ही नहीं है जैसी वे दिखती हैं। किसी भी व्यवस्था एवं प्रणाली को अंदर जानने के लिए एक स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। वास्तव में एक दृष्टिकोण का अनुप्रयोग विश्लेषण के महत्व और विश्वसनीयता के साथ साथ अनुशासन को भी बढ़ाता है। ठीक है, आप अगर किसी चीज का आप विश्लेषण करते हो तो उसको विश्वसनीयता और उसका साथ अनुशासन भी उसका बढ़ता है। राजनीति एक अपरिहार्य प्रक्रिया, एक चल रही गतिविधि है कि हमेशा क्या आता है, चलती रहती है, ये नहीं कि रुकी हुई। राजनीति में देखने और समझने का दृष्टिकोण प्रतिबंधित नहीं है। ये अरस्तु की राजनीति के रूप में पुराना है, जहां ये कहा जाता है कि मानव एक राजनीतिक जीव जंतु है। मानव क्या है? राजनीतिक जीव जंतु है, अथवा जीव जंतु अथवा राजनीतिक व्यक्ति है। बौद्धिक जांच के सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक राजनीति को मूल रूप से दर्शन, इतिहास और कानून की एक भुजा के रूप में देखा गया है। इसका केंद्रीय उद्देश्य उन सिद्धांतों को उजागर करना था जिन पर मानव समाज आधारित होना चाहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हालांकि राजनीति को वैज्ञानिक अनुशासन में बदलने के प्रयास से इस दार्शनिक अवधारणा को धीरे धीरे विस्थापित किया गया है। चूंकि ग्रीक राजनीतिक विचारक, विद्वानों, राजनीतिक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने अपने स्वयं के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मुद्दों और घटनाओं का विश्लेषण किया है और अध्ययन के आधार पर वे इन निष्कर्ष और निर्धारित अनुशंसा पर पहुंचे हैं कि अनिवार्य रूप से राजनीति अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण का उदय हुआ। कि मतलब अगर राजनीति का अध्ययन करना है तो एक दृष्टिकोण बनाना है और उसी से उसका अध्ययन करना। भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो दृष्टिकोण है उसको 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या? पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन। राजनीति को समझने की भिन्न भिन्न विधि और पद्धति अपनाई गई है। पारंपरिक दृष्टिकोण को वैल्यू लैडन कहा जाता है। आधुनिक को वैल्यू फ्री कहा जाता है, होने के लिए जाना जाता है और एक प्रमाणिक और नैतिक मूल्यांकन की विशेषता है। पारंपरिक दृष्टिकोण में ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक और अभिभाषक चरित्र होते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण प्रकृति में अनुभवजन्य होते हैं, जिससे दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्थागत और कानूनी दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण की श्रेणी में है। तो ये क्या है आपका? पारंपरिक दृष्टिकोण की श्रेणी में है, ऐतिहासिक, कानूनी दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, मात्रात्मक दृष्टिकोण। ये क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण है। हालांकि समकालीन दृष्टिकोण है शक्ति दृष्टिकोण, व्यवहार दृष्टिकोण, उत्तर व्यवहार दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण, रचनात्मक दृष्टिकोण, कार्यात्मक संचार दृष्टिकोण और निर्णय दृष्टिकोण। तो ये आपके 3 क्या थे? दृष्टिकोण थे। राजनीतिक स्पष्ट रूप से किसी समाज की दीर्घकालिक संरचनात्मक विशेषताओं द्वारा आकारित होती है। इसकी एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा। राजनीति क्या है? एक दिन में नहीं बनती है, बहुत सारी दिन लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं इसको बनने में। सामाजिक पदानुक्रम, आर्थिक संभावनाएं और ऐतिहासिक विरासतें एक राजनीतिक समाज की प्रकृति और चरित्र को प्रभावित करती है। भारत इसका अपवाद
नहीं है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन कठिन परिस्थितियों में शुरू हुआ, जटिल विरासत के साथ साथ एक लंबे संघर्ष के बाद, जिसने कई तरीकों से स्वतंत्रता के बाद के अपने पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश शासन की लंबी अवधि और विभिन्न संस्थानों के विचार और उनके द्वारा पेश किए गए अभ्यास हैं। कुछ उल्लेख करने के लिए सामाजिक संरचना और सामाजिक संघर्ष है जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन और विचारों को प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार के 1935 का अधिनियम था। विभाजन की चुनौती ने संविधान सभा के लिए एक समस्या लिखी, जो एक संविधान को सकारात्मक और सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। हमारी संविधान बना और सकारात्मक बना और उसको सभी लोगों ने क्या किया? स्वीकार किया। एक संविधान के लेखक ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को राज्य गठन के सवालों को संबोधित करने के लिए न केवल एक संघ सरकार और संरचना और शक्तियां, बल्कि एक संघीय प्रणाली में राज्यों और स्थानीय सरकारों की संरचना, मतलब संघ और संघीय दोनों आपका क्या बनाया कि मतलब क्या किया है उन्होंने? संघ सरकार, संरचना की शक्तियां और एक संघीय प्रणाली, मतलब उसमें राज्य और संघ दोनों मिलके चलेंगे। संरचना, शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिकों के अधिकार, शासन के विभिन्न अन्य मुद्दे भारतीय राजनीति प्रकृति में आलोचना और निर्णायक है। साथ ही साथ विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्ययन करना भी बहुत दिलचस्प है। तो इसके अंदर क्या डाले गए? सारे दृष्टिकोण डाले गए थे। ठीक है। कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, आपको पढ़ के आराम से, कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण है और कुछ आपके क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है और कुछ संस्थागत दृष्टिकोण है। तो आप इसको पढ़ोगे तो आराम से समझ आएगा। हमारे जो 3 मुद्दे हैं, मार्क्सवादी, उदारवादी और गांधीवादी, उसको हम तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। एक प्रणाली दृष्टिकोण भी है आपका इसमें, व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहार से जुड़े चीजें, अब आता है हमारा मेन टॉपिक, भारत में राज्य की प्रकृति। उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। राज्य राजनीति में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। 20वीं सदी के पूर्वाधर एक राजनीतिक विज्ञान अपने विभिन्न पहलुओं को संबंधों में राज्य की घटना के अध्ययन में चिंतित था, जैसा कि परिवार, जनजाति और राष्ट्र और सभी निजी संघों और समूहों से अलग है। जैसा कि गवर्नर ने कहा, राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और समाप्त होता है। राज्य के साथ ही शुरू होगा राजनीतिक और राज्य के साथ ही समाप्त हो जाएगा। गेटल, गिलक्रिस्ट आदि राजनीतिक विचारक के ऐसे विद्यालय के प्रतिनिधि भी रहे हैं। राजनीतिक रूप से किसी सरकार के कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए और राजनीतिक निर्णयों के लिए मशीनरी का आयोजन किया गया। तो राजनीतिक हमारा जो ढांचा बनाया गया है वो कानूनों, सरकारों को लागू करने, उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने के लिए बनाया गया। गवर्नर के अनुसार राज्य राजनीतिक विज्ञान और सार्वजनिक कानून की अवधारणा के रूप में कम या ज्यादा व्यक्तियों का एक समुदाय है जो स्थायी रूप से क्षेत्र के नियंत्रण निश्चित भाग पर आधिपत्य कर रहा है और एक संगठित सरकार के पास है। इस परिभाषा के अनुसार जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता राज्य के आवश्यक तत्व हैं। समाज, सरकार, संघ और राष्ट्रों से अलग अलग राज्य को एक अलग अलग संस्थान माना गया है। समाज, सरकार, संघ और राष्ट्र के राज्य विकास आधुनिक नाटक में एक केंद्रीय खिलाड़ी है। क्या है ये? केंद्रीय खिलाड़ी है और कहीं भी ये तीसरी दुनिया के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी सफलताएं, इसकी असफलताएं और इसकी विकृतियां राज्य गठन के अनुमानों की समुचित समझ के बिना पूरी तरह से सराही नहीं जा सकती। ये समझने के लिए राज्य कैसे आगे है
और कैसे आए, एक ऐतिहासिक रूप से अनेक बारे में सोचते हैं और औपचारिक संरचनाओं से परे उनके सामाजिक और राजनीतिक विनिर्देशों को देखना चाहिए। आधुनिक राज्य को दो व्यापक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है उदार लोकतांत्रिक और दूसरा अधिनायकवादी। जबकि पूर्व लोकतंत्र के आधार पर लोगों के हाथों में सत्ता के निवास और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा उससे इसके उपयोग को दर्शाता है। उत्तराधार पूर्व का विरोधी, जहां राजनीतिक सत्ता भूखे राजनेता या सैन्य कुलीन वर्गों के एक समूह के हाथों में है, जो बल और धोखाधड़ी के द्वारा अपने शासन की गंभीर वैधता का प्रयास करते हैं। या तो भूखे राजनेता हैं या सैन्य शासन है, जो अपने बलपूर्वक क्या करते हैं, धोखाधड़ी से अपने शासन को चलाते हैं। कल्याणकारी राज्य के नाम से लोकप्रिय एक और किस्म सामने आई है। अधिनायकवादी राज्य की चुनौती को पूरा करने के लिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को तैयार किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सबके लिए कल्याण की बातें की जाए। भारत की राजनीति को समझने के लिए कई प्रयास किए गए। यद्यपि राज्य के गठन पर कोई तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण भारतीय राज्य की प्रकृति की व्याख्या करते हैं। ये उदारवादी और मार्क्सवादी हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक आज का, उदारवादी दृष्टिकोण। उदार दृष्टिकोण ने संस्थान और प्रक्रियाओं को राज्य और राजनीतिक शक्ति को समझने की कुंजी के रूप में बल दिया है। कि मतलब इसको समझने के लिए एक आपको कुंजी क्या बोलते हैं, की, जैसे ताला खोलने के लिए की, तो एक कुंजी आपको दी है जिससे आप क्या कर समझ सको, इसको समझ सको। ये विकास और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकताओं को पहचानता है। हमारे यहाँ कैसे विकास होना है, कैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, उसकी आवश्यकताओं को क्या है, पहचानता है। किसी विशेष राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए राज्य शक्ति और सामाजिक वर्गों और राज्य के उद्देश्य के बीच संबंध का विश्लेषण करना आवश्यक है। अगर आपको राज्य की प्रकृति जानना है तो राज्य शक्ति और सामाजिक वर्ग को जानना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे, राज्य की प्रकृति का अध्ययन कर सकोगे। उदार लोकतांत्रिक स्वरूप लोकतंत्र की नींव पे खड़ा है। स्वरूप लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है। ये राज्य को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखता है। मतलब जो उदार आपका दृष्टिकोण है, क्या देखता है, राज्य को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखता है, जिसमें लोगों का शासन है, जहां लोगों के शासन को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र आवधिक चुनाव, एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून के शासन आदि के साथ लागू किया जाता है। आपका स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्र आवधिक चुनाव का अधिकार है, एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार है कि आपकी हर चीज का जवाब देती है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, कानून का शासन है के साथ लागू किया जाता है। तो उसको आप क्या कह सकते हो, उदार दृष्टि। कानून के शासन के माध्यम से ये अराजकता को रोकता है, मतलब लोगों की अपनी मनमर्जी नहीं करने देता है। क्या करता है, जो अराजकता फैलाते हैं, जो गलत तरीके से दंगा फसाद करते हैं, उन चीजों को क्या करता है, रोकता है। उस समाज में जो पूर्ण स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, लेकिन क्या करता है, पूर्ण स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, लेकिन सभी नागरिकों के लिए कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता भी उत्पन्न कराता है। मतलब हमारी पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब आपकी मर्जी नहीं है, आप जहां मर्जी जाके जैसे मर्जी चले जाओ, जो मर्जी दंगा फसाद कर दो, कुछ भी कर दो, उसको क्या है, रोकता है। पर सभी नागरिकों के लिए कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता भी प्रदान कराता है। मतलब आप काम करो पर कानून के अंतर्गत करो, कानून को तोड़ के मत करो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रधानता और स्वतंत्रता पर बल दिया है। रजनी कोठारी, एस रुडोल्फ, एम फ्रेकल ने के लेखन से स्पष्ट है। उदारवादी विद्वानों ने राज्य की केंद्रीयता को एक स्वायत्ता अभिनेता एवं सापेक्षिक स्वायत्ता के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जहां राज्य को एक उच्च हस्तक्षेपवादी विकासवादी भूमिका निभानी है,
अर्थात लगभग 4 दशकों तक कांग्रेस दल के प्रभुत्व ने एक मजबूत राज्य के उदय के लिए राजनीतिक आधार को मजबूत करने में सहायता की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र रूप में उभरा, जिसने स्वयं को एक सत्तारूढ़ दल में परिवर्तित कर दिया और एक समायोजित दल की विशेषता भी प्राप्त कर ली। रजनी कोठारी, नॉर्मन पामर और मॉरिस जोन्स जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उदारवादी आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की सदस्यता ली। रजनी कोठारी ने भारतीय प्रतिरूप पर प्रमुख राजनीतिक केंद्र के समान समाज के रूप में टिप्पणी की, जो बहुवचन पहचान की विशेषता है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की सफलता स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारकों के रूप में बहुलता, सहिष्णुता और एकीकरण के लिए एक प्रतिभा के अस्तित्व पर विचार किया। मॉरिस जोन्स का ध्यान भारत में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं कार्य पर था। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन लाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों को महत्व दिया। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में राजनीतिक संस्थानों की क्षमता पर बल दिया। फर्स्ट क्या है, ये माना गया कि एक उदार लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रणाली और सार्वभौमिक मताधिकार के साथ है। मतलब उदार राजनीति है तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोगों का शासन है, और सार्वभौमिक मताधिकार है, सबको मत का अधिकार है, चाहे वो किसी जाति, किसी भी गरीब अमीर, किसी भी वर्ग का हो, उसको क्या है, मत का अधिकार है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली धीरे धीरे लोकतांत्रिक निर्णय की अपनी प्रक्रियाओं का विकास करेगी, तर्कसंगत प्रशासन और आधुनिक नागरिकता। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक विचारधारा, आर्थिक विकास, वितरणात्मक न्याय के इस संयोजन ने एक पारिवारिक रूप से उदासीन समाज को बदलने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया, जिसमें राज्य केंद्रीय संसाधन बन गया और राजनीतिक परिवर्तन का प्रमुख प्रतिनिधि बन गया। कि राज्य क्या बन गया, एक केंद्रीय साधन बन गया और राजनीतिक में परिवर्तन का भी प्रमुख प्रतिनिधि भी बन गया। थर्ड क्या है, एक राजनीतिक संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की आशावादी चित्रण को दर्शाता है। भारतीय राज्य के उदारवादी आलोचकों को रजनी कोठारी, अतुल कोहली, द रुडोल्फ गुन्नार मॉडल के लेखन में पढ़ा जा सकता है कि गुन्नार मॉडल ने गरीबी उन्मूलन या कानूनों को लागू करने के लिए सार्वजनिक नीतियों को लागू करने और भारतीय राज्य के संस्थागत प्रतिरूप को नरम राज्य के रूप में करार देने की राज्य की अक्षमता की आलोचना की है। ये अलग अलग है आपके बुक के हिसाब से, क्योंकि बीए प्रोग्राम की बुक में अलग अलग लोगों का है, तो ये चीजें पढ़नी जरूरी है क्योंकि आपको पेपर में ये चीजें लिखनी पड़ेगी। मॉडल के अनुसार भारतीय राज्य नरम था क्योंकि इनमें सुधार और विकास के रास्ते में खड़े संस्थानों और सुधारने की कोई शक्ति नहीं थी। परिणाम स्वरूप इस जाति की संस्था से प्रत्यक्ष रूप से नहीं निपट सकता था, प्रभावी भूमि सुधार के उपायों को ले सकता था, भ्रष्टाचार को मिटा सकता था या लोगों के माध्यम से प्रभावी ढंग से विकास के विचारों को लागू कर सकता था। इस नरमी का एक परिणाम वामपंथी उग्रवाद का बढ़ना है। भाई अगर आप उनके साथ नरमी करोगे तो वामपंथी उग्रवाद बढ़ेगा, जिसे मनमोहन सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर आंतरिक खतरा कहा। मॉडल का कठोर राज्य नक्सलवाद से निपटने में सक्षम रहा, जिसने देश को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उदार दृष्टिकोण भारत में राज्य और राजनीतिक शक्ति को समझने के लिए संस्थानों और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। राज्य को सामाजिक प्रगति का केंद्रीय साधन और परिवर्तन का प्रमुख एजेंट माना जाता है। रुडोल्फ के अनुसार भारतीय राज्य में दो समूह हैं, जिनमें एक उत्पादन का मालिक है और दूसरा क्या, मजदूर समूह है। उन्होंने इन दो परस्पर विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थता के रूप में राज्य का विश्लेषण किया और ऐसा करने के लिए राज्य की रचनात्मक एकता और बनाए रखने के लिए स्वायत्तता होना चाहिए। इसलिए राज्य की भूमिका तीसरे अभिनेता की भी होगी। रुडोल्फ भारतीय राज्य को एक कमजोर राज्य के रूप में मानते हैं,
ये बड़े बुनियादी उद्योगों, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के मजबूत कारण भी है। तो एक था क्या भाई, हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसने संघर्षों को कम कर दिया। ये जातिगत संघर्ष, धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिकता राजनीति, लामबंदी के बढ़ते स्तर आदि के कारण कमजोर है। तो ये था आपका उदारवादी दृष्टिकोण। अगला क्या पढ़ते हैं हम, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण है जहां राजनीतिक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण वाहन है। कौन है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इस शासक वर्ग और शासितों के बीच चल रहे वर्ग संघर्ष में राज्य की पक्षपातपूर्ण भूमिका को बताता है कि राज्य क्या उनके साथ पक्षपात नहीं करता। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने भारतीय राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी बताया है, जो श्रम पर पूंजी का आधिपत्य बनाए रखता है और अपने संबंधों को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। ये प्लेटो और अरस्तु के साथ शुरू होने वाले पश्चिम राजनीतिक विचार का भी मुख्य बौद्धिक प्रतिरूप था। इसने राज्य को आदेश और सभ्यता के रखरखाव के लिए आवश्यक माना। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने तर्क दिया कि राज्य ऐतिहासिक रूप से समाज के विभाजन के साथ साथ एक शासक वर्ग में उभरा जो अवकाश और विशेषाधिकार का आनंद लेता है। कि राज्य क्या है आपका, एक समाज के विभाजन के साथ साथ क्या किया उसने, शासक वर्ग के रूप में भी उभरा और जो अवकाश और विशेषाधिकार का भी आनंद लेता है। जबकि लोगों का एक बड़ा वर्ग क्या है, बहुत बुरा जीवन यापन कर रहा है। उनका जीवन यापन बहुत बुरा है और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक समाज के समग्र विकास में दास और सर्वहारा वर्ग के रूप में शोषित था। बाद में मार्क्स को विश्वास हो गया कि सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को जीतने के लिए राज्य को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ जिसे वो अभिप्राय अपरिहार्य मानते हैं। तो कुछ दृष्टिकोण है तो हम देखते हैं, जैसे हमारा क है। एक वर्ग जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भारतीय समाज में अपने स्वयं के आधार को समझता है, पूंजी को जमा करने और पूंजीवाद को विकसित करने के लिए भारतीय राज्य की आवश्यकता थी। मतलब अगर आपको पूंजी जमा करना है तो पूंजीवाद लाना पड़े। राज्य के पूंजीवाद जिसे भारतीय शासक वर्गों ने प्रायोजित किया ने दोहरी भूमिका निभाई। इसने विश्व ढांचे के भीतर पूंजीवाद को विकास को सक्षम किया। एक संपूर्ण कृषि क्रांति के बिना पूंजीवादी विकास का प्रतिरूप किया, जिसे जमींदारों के साथ समझौता करने और जमींदारों और अमीर किसानों पर निर्भर रहने से कृषि पूंजीवाद के विकास की आवश्यकता थी। दूसरा क्या है, भारतीय पूंजीपतियों की अधीनस्थ स्थिति में एक विश्व पूंजीवाद की दृष्टि से विदेशी वित्त पूंजी के साथ साथ जैविक संबंध की आवश्यकता थी और पूंजीवाद विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी पूंजी पर निर्भर था। मतलब इसमें पूंजीवादी पे ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसे पूंजीवादी विकास में ऐसी स्थिति में सहायता की सापेक्ष मात्रा हो सकती है जहां सोवियत संघ का अस्तित्व था और समाजवादी गुट था। भारत में बुर्जुआ जमींदार वर्ग 200 और युद्धाभ्यास के बीच थे, टकराव का उपयोग कर सकते ताकि एक सीमित सीमा तक अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। ये था क्या आपका मार्क्सवादी। अगला क्या है हमारा गांधीवादी दृष्टिकोण। राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण स्वराज्य की अवधारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि विदेशी शासन का अभाव और स्व सरकार की स्थापना, मतलब विदेशी सरकार का अभाव होना चाहिए और स्व सरकार का स्थापना होनी चाहिए, मतलब अपनी सरकार बनना चाहिए और विदेशी का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना और थोरो के हुक्म का समर्थन किया कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। इसमें कहा गया कि लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ हस्तक्षेप न्यूनतम होने पर सरकार
सर्वश्रेष्ठ है। मतलब लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। गांधी के आकलन में राज्य केंद्रित रूप से हिंसा का प्रतीक था। नागरिकों से निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिसका अर्थ है उसका अधिकार, निर्दयता पूर्वक या हिंसक उपायों को लागू करता था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अनुभव संगीकृत किया कि राज्य की अधिक से अधिक शक्ति का मतलब अधिक से अधिक हिंसा या अधिक मात्रा में जबरदस्ती करना था। भाई अगर राज्य किसी चीज इस पे करेगा, अपना अधिकार जमाएगा, तो मतलब वो ज्यादा से ज्यादा हिंसा करेगा, तभी तो अधिकार जमाएगा। अगर कानून के हिसाब से करेगा तो क्या करेगा, व्यवस्था सही रहेगी। कानून और व्यवस्था के रखरखाव के नाम पर दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर ली और इससे निर्दयी प्रशासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का शोषण का पर्दाफाश हुआ था। भी महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो उन्होंने देखा था काले गोरे का रंगभेद। तो उसमें हुआ था कि उन्होंने देखा था कि गोरों ने क्या कानून व्यवस्था के नाम पे उनपे श्वेत जो थे वहां पे, जिनको गोरे बोला जाता, उन्होंने दूसरे पे क्या किया था, प्रशासनिक फंदा लगा के उनकी स्वतंत्रता का शोषण किया था। ठीक है, तो ये उन्होंने एक बार कहा था कि हिंसा पर आधारित एक राजनीतिक संगठन को उनकी स्वीकृति कभी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था कि अगर हिंसा होगी तो जिस राजनीति में हिंसा होगी उसकी स्वतंत्रता की उनकी स्वीकृति उसके लिए कभी नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसे संगठन से वे हमेशा डरते हैं। उन्होंने पश्चिमी राज्य प्रणाली के बारे में जो महसूस किया वो एक टिप्पणी में स्पष्ट है। मैं राज्य की शक्ति में वृद्धि को सबसे बड़े भय के साथ देखता हूं। हालांकि स्पष्ट रूप से ये शोषण को कम करके अच्छा कर रहा है, परंतु व्यक्तिवाद को नष्ट करके बुरा कर रहा है। मतलब शासन में क्या हो रहा है, आपके बढ़ रहा है शासन, मतलब वृद्धि तो बढ़ रही है, शक्ति की वृद्धि को सबसे बड़ा भय देखा। उन्होंने कहा भाई शोषण कम करके अच्छा कर रहा है, परंतु व्यक्तिवाद को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो इससे मानव जाति की प्रकृति के मूल में है। उपरोक्त विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी ने पश्चिमी प्रतिरूप के राज्य को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हिंसा या जबरदस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब पश्चिम वाले क्या करते हैं, हिंसा और जबरदस्ती का प्रतिनिधित्व करते हो, जो इनके लिए सही नहीं है। अब प्रश्न यह है कि गांधी ने हिंसा का इतना विरोध क्यों किया। गांधी के अनुसार आधुनिक राज्य व्यक्तिगतता को नष्ट करने वाला था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और काम के लिए सहज आग्रह। दूसरे, व्यक्तिवाद प्रगति का मूल कारण है। गांधी मानते थे कि जबरदस्ती करने से कुछ नहीं हो सकता, फिर व्यक्ति को उसकी इच्छा या सहज इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी के अनुसार समाज की प्रगति उन कार्यों के माध्यम से की जा सकती है जो व्यक्ति क्या करे, स्वेच्छा से करे, अपनी इच्छा से करे। लेकिन गांधी हमें अधिक आक्रामक लगते हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गांधी का प्रेम उन्हें महान अराजकतावादी दार्शनिकों के साथ रखता है। केंद्रीय विचार यह है कि हिंसा के साथ निकट संबंध के कारण राज्य एक अवांछनीय राजनीतिक गठन है। गांधी के स्वराज का अर्थ है लोगों की सहमति और भागीदारी वाली सरकार। मतलब गांधी कैसा स्वराज चाहते थे जिसमें लोगों की भागीदारी हो और उसकी सहमति हो। उसके लिए भारत जैसे बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने गांधीवादी राज्य की कुछ विशेषताओं को अपनाया। इनमें से कुछ सामंतवादी, समतावादी समाज, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति विशेष देखभाल पर बल दिया। वास्तव में पूरे भारत में पंचायत राज प्रणाली के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। इसके अलावा वे अपने द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में राज्य के अस्तित्व को उचित ठहराते थे। इसलिए जब तक राज्य उन कार्यों को करता है जो सभी मनुष्यों के अच्छे कल्याण और उत्थान के नेतृत्व में करते हैं, तो वो राज्य सही है। तो ये थे आपके 3 टॉपिक।